इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को इकट्ठा लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास है सिंपल तरीका, जिसके अंदर हम इवन index.html के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसके अंदर कंप्लीट फायरबेस का कोड लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका होता है npm के थ्रू, जिसके अंदर हम npm के थ्रू प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस का कोड या अपना HTML का कोड लिखते हैं। मैं आपको दोनों तरीके कंप्लीट सिखाऊंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल तरीका, जिसके अंदर आपने जस्ट index.html के अंदर या आप अलग से एक script.js की फाइल बना के, जिस तरह से आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको बेसिक HTML CSS तो आती है ना, तो आप उसके अंदर आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पहले जावास्क्रिप्ट का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं, जस्ट आपको index.html के अंदर script.js की फाइल को लिंक करना आना चाहिए। बेसिक आपको जावास्क्रिप्ट आती हो। आपने कोई भी खाली फोल्डर ओपन करना है VS कोड के अंदर। यहाँ पे आपने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है index.html और इसके अंदर आपने बेसिक HTML का कोड लिख लेना है। यहाँ पे HTML5 ये आ गया। अभी हमारे पास HTML की फाइल बन गई। फिर आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का URL है firebase.google.com। आप जस्ट जाके गूगल पे लिखोगे फायरबेस तो फर्स्ट आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और आपका कोई ना कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए ब्राउज़र के अंदर। अगर आपका जीमेल अकाउंट ब्राउज़र के अंदर लॉगिन नहीं होगा फिर आप इसके फीचर सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इवन आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपने कोई भी अपना जो गूगल अकाउंट है वो अपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन किया होगा, फिर आपने इससे URL को ओपन करना है। उसके बाद ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल। आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट टैब के अंदर गो टू कंसोल लिंक ओपन होगा और इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल में फायरबेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट और व्यू डॉक्स। व्यू डॉक्स के अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर आपकी गाइड है कि किस तरह से आपने फायरबेस को इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंटर यूर प्रोजेक्ट नेम। आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप जो नाम रखना चाहो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद आपने इसके एक्सेप्ट करने हैं टर्म्स एंड कंडीशन। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। फिर आई कन्फर्म दैट, क्योंकि इन्हें हमने क्लिक करना ही है, क्योंकि हम चाहे पढ़े ना पढ़े हमें क्लिक करना है, तो तभी हम इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास आगे एक टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास आ रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। आपको गूगल एनालिटिक्स चाहिए या नहीं चाहिए? अभी हमें नहीं चाहिए, हमने इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ी सी देर लेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपके पास एक प्रोजेक्ट और बन जाएगा। यहाँ पे आप अपनी ऐप जो है वो नाम दे सकते हो इसको। अब देखो आपके पास आ गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपने इसे इंक्लूड कहाँ पे करना है? आपने करना है iOS के अंदर, मतलब आईफोन के लिए आप कोई ऐप बना रहे हो। आपने करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपने करना है वेब के लिए, जो कि हमने वेब के लिए करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप गेम्स बना रहे हो तो ये आपके पास यूनिटी 3D है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और ये आपके पास फ्लटर ऐप है। हमने चूंकि वेब के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। फिर आपने अपनी ऐप का नाम देना है। आप अपनी ऐप का क्या नाम रखना चाहते हो? तो हमने उसको दिया था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और इसको हम नाम दे देते हैं माई ऐप। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग। नहीं, हमें अभी फायरबेस की होस्टिंग नहीं चाहिए। आपने इसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऐड फायरबेस SDK। ये वाला ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आप अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस को कितनी तरह से लिख सकते हो। आप फर्स्ट आपके पास आ गया यूज़ NPM। आप ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करके NPM के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम लेटर ऑन करेंगे नेक्स्ट, या उससे भी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर। और सेकंड आपके पास है यूज़ स्क्रिप्ट टैग। आप जैसे उसको कॉपी करो, यहाँ से इसको कॉपी किया और आपने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल जो आपकी index.html की फाइल है ना, उसके अंदर जस्ट इसको पेस्ट कर देना है। आपने पेस्ट कर दिया, आपकी फायरबेस की जो ऐप है वो इनिशियलाइज हो गई। दैट्स इट। इतना सा आपका काम है। ये आपकी फायरबेस की जो फायरबेस है उसकी ऐप इनिशियलाइज होगी। जस्ट आपने यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको वैसे प्रिंट करवा सकते हो गुड, और इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। ये आपने प्लगइन इंस्टॉल कर देना है लाइव सर्वर वाला। इतना तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा।
और आपने इंस्पेक्ट पे आया और आपने आ जाना यहाँ पे कंसोल के ऊपर। तो ये आपके पास मैसेज प्रिंट हो गया, गुड। इसका क्या मतलब है कि आपका जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो लिंक हो गया। लेकिन हमने कोड तो इस तरह से नहीं लिखना, कोड तो हमने प्रोफेशनल वे में लिखना है। तो हमने क्या करना है कि इस जो script.js की फाइल है ना, ये वाला कोड, इसको हम यहाँ से काट कर लेंगे। काट करने के बाद हम यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे script.js और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस कोड को पेस्ट कर दिया। ये आपको मैं कोड भी समझाता हूँ कि ये कोड क्या है, कंप्लीट आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसको जो है इनिशियलाइज कर लें। ये आपके पास प्रोजेक्ट लग गया। अब इसका स्क्रिप्ट वाला ये टैग उड़ा दो, ये वाला हमने ख़त्म कर दिया और ये वाला भी हमने ख़त्म कर दिया। अब इस फाइल को हमने लिंक कर लेना है index.html के अंदर। यहाँ पे आपके पास बॉडी टैग एंड हो रहा है, वहाँ पे स्क्रिप्ट लगाओ और यहाँ पे मॉड्यूल। आपने इसकी टाइप रखनी है मॉड्यूल। ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब आप अलग से फाइल बना रहे हो तो उसकी टाइप आपने रखनी है मॉड्यूल, और जो उसका SRC है उसके अंदर आपने उस फाइल का सोर्स दे देना है। अगर आप यहाँ पे मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ये आपके पास जो URL आ रहे हैं इंपोर्ट इनिशियलाइज फ्रॉम, ये आपको फिर लिखने पड़ेंगे वेरिएबल्स के अंदर, वो आपके लिए एक अलग से पंगा पड़ जाना है। तो इसलिए आपने इसको इंपोर्ट रखना है, ये इनके प्रोफेशनल तरीका है। और जैसे आपने इंपोर्ट लिखना, बाकी आपकी चीज़ें सेम उस तरह से है। आपने जैसे यहाँ पे लिखना है टाइप मॉड्यूल, और फिर आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट इनका गेट करना है उसके लिए आप इंपोर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हो। अब इस कोड को मैं आपको समझाता हूँ कि इस कोड के अंदर क्या है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप इस URL से फायरबेस app.js। अब इस URL का क्या मतलब है और इस चीज़ का क्या मतलब है? दोस्तों, गूगल के प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है ना, फायरबेस के प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन है। हमने अगर ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है, जिस तरह से लॉगिन डिटेल्स, और अगर हमने इनका फायर स्टोर इस्तेमाल करना है, अगर इनका हमने जो फायर डाटाबेस है वो हमने इस्तेमाल करनी है, तो हमने क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अगर हमने फायर स्टोर इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे इंपोर्ट फायर स्टोर, और उसके बाद इसका हमने URL दे देना। अब ये URL कहाँ पे पड़े हुए हैं और हमने इस चीज़ को किस तरह से गेट करना है, वो आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। अब ये आपकी ऐप यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। जब आपने ये वाला कोड लिख दिया तो आपकी ये जो ऐप है वो इनिशियलाइज होगी। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है ऐप कन्फिगरेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है उनके अंदर लगी हुई होती है। इसके अंदर आपकी API की है, ऑथराइज्ड डोमेन है, उसके बाद प्रोजेक्ट ID है, स्टोर बकेट्स है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। ये जैसे आपके पास आ रही है ना, आपने इसे एज इट इज़ ही लगा देना है। आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये आपके जो है समझ लें एक वेरिफिकेशन है, कन्फिगरेशन है। इससे पता चलता है कि आपकी ऐप कहाँ पे लिंक है, और इसके थ्रू कोई बंदा आपकी जो ऐप है वो आसानी के साथ हैक नहीं कर सकता। ये बेशक आप इसे ब्राउज़र के अंदर यूज़ करो या आप इसे हिडन करके यूज़ करो, इससे हैक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल की प्रोडक्ट है। उन्होंने खुद बोला हुआ है कि ये हमारे आपके ऐप सिक्योर है। आप इसे चाहे फ्रंट एंड पे यूज़ करो या बैक एंड पे इस्तेमाल करो, आपको कोई मसला नहीं बनता है आपको। तो इसलिए आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो कन्फिगरेशन है आपने इसे करना है इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे ऐप। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, लेकिन हमने ऐप दिया इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज के अंदर आपने फायरबेस कन्फिगरेशन लगा दी। तो आपकी जो फाइल है वो कन्फिगर होगी, आपकी फाइल कन्फिगर होगी। अब उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी हैं, आपने जाना इसके यहाँ पे हमने अपनी ऐप को इनिशियलाइज किया था ये स्क्रिप्ट के ऊपर। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, गो टू कंसोल, कंटिन्यू टू कंसोल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कितनी है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, ऐप चेक है, फायर डाटाबेस है, फायर रियल टाइम डाटाबेस है, एक्सटेंशंस है, स्टोरेज है, होस्टिंग फंक्शन, मशीन लर्निंग और रिमोट कन्फिगरेशन। ये आपके पास इसके मेथड हैं, इसके जो समझ लें प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन को भी सीखेंगे, ऐप चेक को भी सीखेंगे, फायर स्टोर, रियल टाइम डाटाबेस, हर चीज़ को हम सीखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा रियल टाइम डाटाबेस, कि आप रियल टाइम डाटाबेस किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किस तरह से आप यूज़र को डाटा दोगे, और आप डाटा दोगे ब्राउज़र को, और वो आपके जो फायरबेस स्टोर है उसके अंदर स्टोर करवा देगा। आपने यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रोजेक्ट के जब ओपन करोगे ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक टैब ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर लेगा, बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पे। उसके बाद आपके पास टॉप पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डाटाबेस। तो आपने क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस पॉपअप बॉक्स के अंदर आपके पास डाटाबेस ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो।
आप जो भी करो कोई मसला नहीं, मैं इसको स्टार्ट एंड लॉक मोड के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में से ऐसे ही किया था और मेरे पास एरर आया था, वो मैं आपको एरर जो है वो सॉल्व करके बताऊँगा। अगर आप स्टार्ट एंड टेस्ट मोड करोगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। तो मैंने इसे किया स्टार्ट एंड लॉक्ड मोड, इसके ऊपर अब मैंने इनेबल के ऊपर क्लिक किया और इनेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और टैब ओपन होगा। ये हमारे पास एक और टैब ओपन हो गया जिसके अंदर आपके पास डाटा, आप जो भी आप डाटा स्टोर करवाओगे वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद इसके आ रहे हैं रूल्स। अब रूल्स के अंदर क्या है, आप इसका डाटा राइट कर सकते हो या रीड कर सकते हो, आप इसे अलाउ करते हो। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ट्रू, क्या हम इसका डाटा रीड भी कर सकते हैं और इसका डाटा हम जो है वो राइट भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपने ट्रू कर देना है। मेरे ये जो ऑप्शन थे ना, जब मैं सीख रहा था मेरे ये दोनों फॉल्स थे, तो मुझे तकरीबन 1 दिन लग गया था इस चीज़ को समझते हुए कि मेरी जो गलती है वो कहाँ पे आ रही है। तो आपने इसको ट्रू और ट्रू कर देना क्योंकि अभी हमारी जो ऐप है वो टेस्ट मोड के में है। जब हम इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे तब ये मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कि नहीं हमने किस तरह से और ज़्यादा सिक्योर करना है। फिर ये आपके पास डाटा आ गया। अब ये आपका जो रियल टाइम डाटाबेस है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इससे हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये आपके पास आ रहा है ना, इम्पोर्ट इनिशियलाइज फ्राम फलां से, यहाँ से मतलब इस URL से। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना नीचे और यहाँ पे आपने लिख देना है गेट डाटाबेस। ये इनके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। या आप इनके जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हो। मैं तो वो आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। अब फायरबेस जहाँ पे आपके पास ऐप आ रहा है ना, अब इंस्टेड ऑफ ऐप आप यहाँ पे लगा दो डाटाबेस। तो आपकी जो डाटाबेस है वो इंपोर्ट हो जाएगी इससे। अब इसको आपने किस तरह से गेट करना है, आपने जस्ट गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लिख दो रियल टाइम डाटाबेस फायरबेस और साथ में आप वेब लिख दो, इंटर करो और ये आपके पास फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास टूल्स आ रहा है, रीड एंड राइट जो भी हमने चेंज किया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, गेट डाटाबेस, जो हमने वहाँ पे ऑप्शन इनेबल किया गेट डाटाबेस। तो हमने गेट डाटाबेस फ्रॉम फायरबेस/डाटाबेस, ये आपका NPM के थ्रू है, लेकिन अभी हम NPM इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम चूँकि URL के थ्रू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि CDN लिंक फायरबेस प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट वाला लिंक आ गया, अल्टरनेटिव वे टू ऐड फायरबेस इन जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो आपके पास ये सारे CDN नीचे आ जाएंगे। आप देखो इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप फ्राम ये URL है। उसके बाद अगर आपने डाटा को गेट करना है तो आप यहाँ पे गेट एनालिटिक्स करना है तो गेट एनालिटिक्स, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, फायरबेस-एनालिटिक्स। और अगर आपने ऑथेंटिकेशन को गेट करना है तो आपके पास गेट इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन, और बाकी आपका सारा URL सेम रहेगा। और आपके पास लास्ट पे आ जाएगा auth.js। अगर आपने फायरस्टोर को करना है तो गेट फायरस्टोर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लास्ट पे firestore.js। बाकी आपका सारा URL सेम रहेगा। अब हमने चूँकि ऐड करना है रियल टाइम डाटाबेस को, तो उसका हमारे पास है firebase-database.js, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेट डाटाबेस, जो आपके पास ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ रहा है गेट डाटाबेस। चाहे इसको आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको लिख सकते हो गेट डाटाबेस। अब इस डाटाबेस को आपने नीचे कॉल करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट CB, इसको आप करो DB डाटाबेस, और यहाँ पे आप इसका नाम दे दो गेट डाटाबेस। गेट डाटाबेस के अंदर ये जो आपके पास कन्फिग्रेशन है वो आपने पास करनी है। अब यहाँ पे आप फायरबेस कन्फिग्रेशन को भी पास कर सकते हो, लेकिन चूँकि हमने इसको ऑलरेडी ऐप के अंदर इंक्लूड किया हुआ है तो हम इस ऐप को यहाँ पे पास कर देंगे, तो आपकी जो डाटाबेस है वो भी साथ लागी। इसको चेक करने के लिए आप कंसोल के अंदर आओ। कंसोल के अंदर आने के बाद आप जस्ट लिख दो यहाँ पे DB लिखेंगे, सेव किया, और जैसे हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, बल्कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास डाटाबेस आ गया। अब देखो जो भी आपकी डाटाबेस की डिटेल्स थी वो सारी आपके पास यहाँ पे आ गई। अगर आपके पास यहाँ तक वर्क कर रहा हो, यहाँ पे आपके पास डाटाबेस की डिटेल्स आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हमने डाटा किस तरह से लिखना है, अब इसके अंदर डाटा लिखने के लिए ना आप यहाँ पे फंक्शन लगाते हो। विदाउट फंक्शन भी आप लगा सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच है ना उसके अंदर आप फंक्शन का इस्तेमाल करो। फंक्शन को लगाने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन लिखोगे, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे इसको दोगे फंक्शन का नाम। तो हम इस फंक्शन का नाम देंगे राइट यूज़र डाटा, राइट यहाँ पे, और उसके बाद यूज़र डाटा। हमने ये फंक्शन लगा दिया, और इसको हमने जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं उसी तरह से हमने इसके अंदर फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर आपने पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम यूज़र ID पास करेंगे, यूज़र ID, और फिर हम इसके अंदर नेम पास किया, और फिर हम देखेंगे ईमेल, क्या हमने इसके अंदर नेम को इंटर करना है और ईमेल को इंटर करना है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट। दोस्तों जब भी आपने ना
फायर स्टोर के अंदर या रियल टाइम डाटाबेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना है ना, तो आपका हर काम के लिए ना एक अलग से फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मौजूद है। जब आपने डाटा को इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे सेट, तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है सेट को। जब आपने डाटा को गेट करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे गेट को। और जब आपने इस डाटा को गेट करने के लिए रेफरेंस लगाना है उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे REF। इसके अलावा और भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने इन 3 को डिस्कस करना है। सेट, जब हमने डाटा को सेट करना है उसके लिए हम यहाँ पे सेट फंक्शन। जब हमने डाटा को गेट करना है फ्रॉम डाटाबेस तो यहाँ पे गेट मेथड। और जब हमने गेट मेथड को इस्तेमाल करना है तो एक रेफरेंस देना है कि किस रेफरेंस के थ्रू हम डाटा को गेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे REF का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने चूँकि डाटा को सेट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट। अब सेट के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको देना है रेफरेंस। अब रेफरेंस किया तो हमने ऑलरेडी ऊपर से रेफरेंस फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ था ये वाला। अगर आप इसको ऊपर डिफाइन नहीं करोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। और ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, उनको आपने एक दफ़ा समझ लिया फिर आपको नहीं भूलेंगी। हमने डाटा को क्या किया, रेफरेंस किया, सेट रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर 2 पैरामीटर आपके आएंगे। सबसे पहले डाटाबेस के किस डाटाबेस के अंदर आपने किस डाटाबेस से डाटा को गेट कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दिया। अब डाटाबेस हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब DB के अंदर ऑलरेडी गेट डाटाबेस लगी हुई है और गेट डाटाबेस को पता है कि कहाँ से जो डाटा वो लेना है, क्योंकि इस URL के अंदर उसने इनिशियलाइज किया हुआ हर चीज़ को। अब उसके अंदर इसको हम सेकंड पैरामीटर पास करोगे, उसके अंदर आप इसको दोगे टेबल नेम। जिस तरह से अगर आपने PHP के साथ काम किया तो हम टेबल लगाते हैं ना कि किस टेबल के अंदर आपने डाटा को इंसर्ट करना, तो हम यहाँ पे टेबल देंगे यूज़र्स के नाम से। और फिर आपने ये स्लैश लगा देना। अगर आप स्लैश नहीं लगाओगे तो आपका डाटा इंटर नहीं होगा। यूज़र स्लैश तो यूज़र वाला टेबल और उसके अंदर, उसके बाद इससे बाहर आके आपने प्लस का साइन लगाना है और प्लस के अंदर आपने ये यूज़र ID लिख देनी है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया यूज़र ID। अगर आप इस यूज़र ID को यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आपका डाटा एक दफ़ा ऐड होगा। बार बार ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ID को पास करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने इससे बाहर आ जाना। यहाँ पे आपके पास लगी हुई है ब्रैकेट, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे नेम देने हैं कि किन नेम के थ्रू आप डाटा को वहाँ पे सेव करना चाहते हो। अब नेम के लिए वहाँ पे मैं नेम यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम नेम वाली जो पैरामीटर उसको पास कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, हमने यहाँ पे ईमेल दिया और ईमेल वाला पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस फंक्शन को हमने नीचे कॉल कर लेना। हम यहाँ पे इस फंक्शन को नीचे कॉल करेंगे कि हमारे पास सारा राइट डाटा, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सारा ID इसको हम देंगे 1। उसके बाद नेम इसको मैं पहले अपना ही दूंगा बाबर, और फिर हम इसको ईमेल देंगे यहाँ पे ba@gmail.com। आप कोई भी नाम दे सकते, क्योंकि हमें अभी डमी डाटा देना है तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा। और इसके लास्ट पे हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा लेंगे गुड। अगर हमारे पास गुड ऑप्शन आ गया, गुड हमारे पास कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया, तो हमारा डाटा जो है डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। अब मैं कंसोल इस तरह से क्यों लगा रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसने कोड को 1 बाय 1 और लाइन बाय लाइन समझना है। जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे हमारा कोड रुक जाएगा और जहाँ पे एरर नहीं होगा वहाँ पे हमारा कोड आगे चला जाएगा। अगर यहाँ तक हमारा एरर ना हुआ तो हमारे पास console.log के अंदर गुड वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे और जैसे अपने आप को मैं चेक करूँगा और इसके कंसोल में आ गया गुड। और जहाँ पे हमने यहाँ पे डाटाबेस के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, इसके अंदर रियल टाइम डाटाबेस के अंदर ये देखो ऑटोमेटिकली यूज़र के नाम से टेबल भी क्रिएट हो गया और इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी आ गई ID, और ईमेल हमारे पास आ गई ba@gmail.com और नेम हमारे पास आ गया बाबर। अब हमने इसके अंदर एक और डाटा ऐड करना है। अब डाटा ऐड करने के लिए आप इसकी ID यूनिक रखोगे। मैं इसकी ID यहाँ पे दूंगा 2 और यहाँ पे आप बाबर आ रहा है तो यहाँ पे इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ याश के नाम से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ याश और yash@gmail.com। अब इसको सेव करूँगा और बूम अभी आ जाएगा हमारे पास क्या गया रियल टाइम डाटाबेस। एक दफ़ा आपने सेव किया, कोई पेज को आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास उसी वक्त डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है। अब देखो इस टेबल के अंदर आपके पास डाटा इंसर्ट हो रहा है। और उसके बाद आप सेकेंड में इसको थर्ड एक वैल्यू दे देते हैं। थर्ड के अंदर यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ साबिर के नाम से और यहाँ पे पास कर देता हूँ SA@gmail.com। सेव किया और बूम उसी वक्त इस तरह जो डाटा वो ऐड हो गया, कोई हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है ना पावर है फायरबेस की। अब इस डाटा को हमने यहाँ से गेट किस तरह से करना है। अब इस डाटा को गेट करके मैं आपको पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब इसको गेट करने के लिए ना आप यहाँ पे एक फंक्शन सेम तरह से फंक्शन लगाओ, उसको आप नाम दे दो रीड डाटा फंक्शन।
और यहाँ पे उसको लगा दो रीड डाटा। और रीड डाटा के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले एक कांस्टेंट लगाओगे, उसको हम नाम कोई नाम दे सकते हो कोई भी। मैं इसको नाम दूंगा यूज़र रेफरेंस, कि किस यूज़र का रेफरेंस। इसके अंदर आप पास करोगे रेफरेंस जो हमने ऑलरेडी ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फिर आप यहाँ पे दोगे इसको पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर सबसे पहले डीबी पास करोगे। डीबी पास करने के बाद अब डीबी क्या है, डीबी के अंदर हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, ये वाली डेटाबेस मौजूद है। अब हमने रेफरेंस दे दिया फलां वाली डेटाबेस, किस वाली, इस ऐप वाली। इस ऐप के अंदर जो हमारे पास डेटाबेस मौजूद है उस वाले हमारे पास डेटाबेस। और फिर उसके अंदर कौन सा टेबल, अब हमारे पास टेबल का क्या नाम है, यूज़र्स। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहीं पे डायरेक्टली पास कर दूंगा ताकि हमें कोई भी इशू ना आए। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे तो जिस टेबल से मैंने डाटा को गेट करना है उस टेबल का यहाँ पे मैं नाम दूंगा। अब मैंने डाटा गेट करना है यूज़र से, तो मैं इसको नाम दूंगा यूज़र से। यूज़र रेफरेंस, फिर इक्वल करेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर डीबी के अंदर हमारे पास डाटाबेस आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेबल का नाम हमारे पास क्या है, यूज़र है। यूज़र हमने दे दिया। उसके बाद हमने नीचे जो हमारे पास ऑलरेडी गेट मेथड हमने ऊपर डिफाइन किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे गेट। ऊपर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया ना गेट वाला, ये वाला, इसको हम गेट करेंगे यहाँ पे। गेट के बाद हम इसके अंदर जो सबसे पहले यूज़र रेफरेंस को पास करेंगे कि किस यूआरएल से आपने डाटा को गेट करना है। गेट का पता चल गया, डाटा गेट मतलब डाटा को ले आओ, कहाँ से, इस वाले यूआरएल से। उसके बाद आप यहाँ पे इसको डॉट लगाओ और आप प्रॉमिसेस पास कर दो देन। सिंपल आपने देन पास करना है। देन पास करने के बाद आपने लगाने इसके अंदर पैरेंथेसिस, फिर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं क्योंकि इसके अंदर आपने एरो फंक्शन पास करना है। और इसके अंदर आप इसको नाम दे दो स्नैपशॉट। नाम यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो स्नैपशॉट है। और इसके आपने दायर आ जाना है, इक्वल का साइन, और फिर ग्रेटर देन, जिस तरह से आप डिफाइन करते हो एरो फंक्शन को। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे स्नैपशॉट और फॉर ईच के जितने भी आपके पास स्नैपशॉट के अंदर डाटा है, यहाँ पे हम फॉर ईच का लूप लगाएंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पे अगेन एक फंक्शन पास करेंगे और इसको हम नाम देंगे चाइल्ड स्नैपशॉट। चाइल्ड यहाँ पे एस कैपिटल कर देंगे, इसको स्मॉल रहने देंगे स्नैपशॉट यहाँ पे। और इससे फिर आपने बाहर आ जाना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखो इस चीज़ को आपने समझना है, गेट मतलब डाटा को गेट करो, कहाँ से, यूज़र रेफरेंस से। यूज़र रेफरेंस के अंदर क्या है, हमारे पास डाटाबेस का यूआरएल कि कौन सी डाटाबेस, और उसके बाद टेबल का नाम। फिर डॉट देन हमने प्रॉमिस लगाया, इसके अंदर हमने एरो फंक्शन पास किया। एरो फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास किया स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट रिप्रेजेंट करेगा उस डाटाबेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को। अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच, कि स्नैपशॉट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक को ये गेट कर लेगा इस लूप के अंदर। फिर हम इसके अंदर पास करेंगे चाइल्ड स्नैपशॉट, कि उसके अंदर जितने भी बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया चाइल्ड नेम के साथ। स्नैपशॉट समझ लिया, हमारे पास एक एरे आ गया। चाइल्ड स्नैपशॉट, उसके अंदर जितने भी उसके एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर स्टोर हो गए। और यहाँ पे हमने क्या करना है, कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवा देना है। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कंसोल, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे जस्ट चाइल्ड स्नैपशॉट लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है वैल्यू, क्योंकि ये बाई वैल्यू नाम के से वो वहाँ पे सेव है, तो हमने पूरा वैल्यू नहीं लिखना, जस्ट यहाँ पे लिखना VAL। और फिर आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देने हैं और इसको आप सेव करोगे। और ये जो आपके पास फंक्शन है, आप यहाँ पे इसको नीचे गेट कर लो, इसको आप यहाँ पे कॉल कर दो। कॉल किया, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे हम कंसोल के अंदर आएंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा। देखो बाबर आ गया, उसके बाद याश आ गया, एस से आ गया, जितना हमारे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है इसके अंदर वो सारा आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ से डाटा ऐड करूँगा और रियल टाइम मेरे पास वहाँ पे अपडेट होगा। मैं इसको यहाँ पे 4 करता हूँ, इसकी ID 4, और यहाँ पे इसको मैं कोई भी नाम दे, मैं अमीन लिख देता हूँ नाम। सेव करेंगे और यहाँ पे आना जाना इसके कंसोल के अंदर। अब देखो थोड़े सा आपने जस्ट वेट करना। अब देखो उसी टाइम आपके पास डाटा आ गया, या आपके पास BA याश, और ये आपके पास बाबर, याश, साबिर, अमीन, या आपके पास रियल टाइम डाटा अपडेट हो रहा है। आपने उसी वक्त डाटा को ऐड किया और उसी वक्त कोई मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपका डाटा उसी वक्त आपके जो फाइल है उसके अंदर आपको शो हो रहा है। अब आपको ये सोर्स कोड अवेलेबल है, आपको अगर कहीं पे भी एरर आता है, मैं आपको एज इट इज़ ये कोड दूंगा। आपने जस्ट क्या करना है, इसकी आप ये कन्फिग्रेशन चेंज कर दोगे ना, आपकी जो भी कन्फिग्रेशन बन रही होगी, आप अपना जस्ट कन्फिग्रेशन वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। आप इसको चेक करोगे, ये आपका कोड 100% वर्क करेगा। ताकि जब हम कोड कर रहे होते हैं ना खुद से, सम टाइम हमें एरर्स आते हैं, अगर आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होगा तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। अब इसके अंदर आप अपनी की किस तरह से पास करोगे, आपने आ जाना कंसोल के अंदर।
और यहाँ पे आपके पास जहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास टॉप पे आ रहा है सेटिंग वाला बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास लिखा हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इंटीग्रेशन के ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर आप नहीं क्लिक करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बाकी ऐप्स है। आपने आ जाना जर्नल के ऊपर और ये आपके पास नीचे सारा आ रहा है। मैं वो भूल गया था क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आपने अलग से जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं उनको ऐड करना होता है। आप इसके नीचे आपने आ जाना है। ये आपके पास आ रहा है कि आपने NPM के थ्रू करना है, CDN के थ्रू करना है, जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपकी कन्फिग्रेशन फाइल, आपका जस्ट ये जो कन्फिग्रेशन वाला कोड आ रहा है ना, आप इसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ना, इसको रिप्लेस कर दोगे इसके साथ, तो आपका ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा। आप इसको एनालाइज करो, पहले आप कंप्लीट वीडियो को साथ साथ फॉलो करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर आप इसके अंदर ये जो कन्फिग्रेशन वाला कोड है इसको पेस्ट करो, फिर जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं उनको समझने की कोशिश करो। तो आपको जावास्क्रिप्ट और फायरस्टोर रियल टाइम डाटाबेस के साथ काम करना आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फायरस्टोर देखेंगे, इसकी जो ऑथेंटिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे।